नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। घरेलू शेयर बाजार में लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार यानी कि कल बाजार कुछ सुधरे से लगे और आज की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत सामने आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल अच्छा रिबाउंड देखने को मिला और वहीं कच्चा तेल भी बड़ी गिरावट के साथ नीचे आया, यानी कि ब्रेंट क्रूड 4.5% गिरा। दरअसल मिडल ईस्ट में जो तनाव है उससे तेल सप्लाई प्रभावित होने की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच सीजफायर की उम्मीद जताई जा रही है, इसकी वजह से बाजारों में रिबाउंड दिखा। और आज अब से कुछ ही देर बाद जब गवर्नर साहब एमपीसी कमेटी की बैठक के बाद पॉलिसी अनाउंस करेंगे तो क्या बाजार उसको डिस्काउंट कर चुका है या नहीं, इस पर डालेंगे नजर। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बैंकों को दी सलाह, कहा हाई रिस्क वाले लोन से बचें। वित्तीय क्षेत्र को आकार देने में नियामकों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। रेपो दर को लेकर ऐलान आज। एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर देंगे संशोधित ब्याज दरों पर फैसले की जानकारी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर भारत की नजर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कच्चा तेल आपूर्ति को लगने वाले किसी भी झटके से निपटने में सक्षम है भारत। और जैसा कि हमने बताया था कि बढ़त के साथ खुल सकते हैं भारतीय शेयर बाजार, हुआ भी वैसे ही। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 81,800 के पार और निफ्टी 48 अंकों की बढ़त के साथ 25,000 के पार कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो आइए देखते हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी है उसके शुरुआती क्यूज क्या रहे थे भारतीय बाजारों के खुलने से पहले। एक बार वो देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी का इशारा भी यही था, 25,163। हालांकि 10 अंकों की बढ़त यानी कि सपाट कारोबार होता हुआ, लेकिन क्योंकि ग्रीन जोन में था। और सेंसेक्स का जो ओपनिंग काउंटर था, जैसे कि हमने आपको बताया, वो भी 81,000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ यहाँ पर नजर आया। 81,811 का लेवल है। 176 पॉइंट्स अप इस वक्त सेंसेक्स नजर आ रहा है, यानी कि हरे निशान में खुले हैं भारतीय शेयर बाजार। और निफ्टी भी 25,000 के ऊपर। कच्चे तेल में गिरावट की वजह से कई काउंटर्स पर अब नजर डालेंगे कि किस तरह से जो गेनर्स का चार्ट है वहां कौन कौन से स्टॉक्स मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो एक रुख गेनर्स का करते हैं। देखिए, जैसे कि चार्ट को लीड ही ऑयल एंड गैस कंपनी का काउंटर कर रहा है। बीपीसीएल 3.25% की बढ़त के साथ। टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, एशियन पेंट, टेक महिंद्रा। तो बीपीसीएल का काउंटर यहाँ मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और अब रुख करते हैं उन तमाम काउंटर्स का, शेयर्स का, जहाँ मुनाफा वसूली हावी है। तो यहाँ पर भी ओएनजीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी लाइफ, जेडब्ल्यूएस स्टील, यानी एक स्टील की क्षेत्र का काउंटर, वहीं 2 एफएमसीजी काउंटर्स और ओएनजीसी जहां मुनाफा वसूली हावी है। तो क्या बॉटम लगेगा बाजार में या नहीं? और ख़ास तौर पर आज जब एमपीसी कमेटी अब के बाद जब पॉलिसी अनाउंस होती है तो फाइनेंशियल सेक्टर के तमाम जो स्टॉक्स हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देख लेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक उच्च जोखिम वाले ऋण देने से बचने की ज़रूरत है, यानी लॉन्ग टर्म और जिसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है। और इसके बजाय बैंकों को अपनी जो जमा है उसे आकर्षित करने के लिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ अपना डिपॉजिट करें, खुदरा ऋण देने और मध्यम अवधि की जो परियोजनाएं हैं उनको समर्थन देने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो एनपीएज हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसमें कमी आएगी। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एनएबी, एफआईडी जैसी जो संस्थान हैं वो दीर्घ अवधि वाली जो परियोजनाएं हैं उसमें धन मुहैया कराने के मामलों में बैंकों की अपेक्षा में बेहतर स्थिति में मौजूद हैं। वित्तीय क्षेत्र को आकार देने में भारत के जो नियामक हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नियामक वैश्विक स्तर का काम कर रहे हैं, यानी कि जो रेगुलेटर्स हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नियामकों को जिस तरीके से काम करना चाहिए उसमें उसकी व्यवस्था में और पारदर्शिता आई है और उनके कामकाज में सुधार आया है। और किस तरह से आगे ये प्रणाली, ये तंत्र और सुदृढ़ और मजबूत होंगे, इसके लिए सरकार हर स्तर पर
काम कर रही है। तो हाई रिस्क लोन देने से बचने का मतलब वित्त मंत्री साहिबा का ये था, जिससे कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं, जानबूझकर लोन ना देने वाले और एनपीएस पर कहीं ना कहीं लगाम लगती है, उनका जो आंकड़ा है वो कम हो जाता है। बढ़ते आगे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के संभावित विस्तार से कच्चे तेल आपूर्ति को लगने वाले किसी भी झटके से निपटने में सक्षम होगा। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें एक सप्ताह से भी कम समय में लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $79 प्रति बैरल के करीब पहुंची, और ऐसा इजराइल की जवाबी कार्रवाई करने और उसे संघर्ष बढ़ने की आशंका के चलते हुआ। एनर्जी ट्रांजिशन समिट इंडिया के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पुरी ने संदर्भ में कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, दुनिया में पर्याप्त से अधिक तेल की उपलब्धता मौजूद है। सरकार ने दालों के खुदरा विक्रेताओं से थोक कीमतों में गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकार ने यह कहा कि अगर वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव निधि खरे ने दालों की कीमतों पर चर्चा करने के लिए रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और प्रमुख संगठित खुदरा श्रृंखलाओं के साथ बैठक की। बैठक में उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव ने कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान प्रमुख मंडियों के तुअर और उड़द की कीमतों में औसतन लगभग 10% की गिरावट आई, लेकिन खुदरा कीमतों में ऐसी कोई गिरावट नहीं देखी गई। उन्होंने बताया कि खरीफ दालों और मौजूदा बुआई क्षेत्र पिछले साल के अगर हम कंपैरिजन करें तो 7% अधिक है और फसल की स्थिति अच्छी है। और आइए बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो आज का फोकस आरबीआई पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। आरबीआई की जो पुनर्गठित दर निर्धारण समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने सोमवार को मौद्रिक नीति पर विचार विमर्श शुरू किया था और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 3 दिन की बैठक के बाद नतीजों की घोषणा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर में ही इसमें कोई ढील की गुंजाइश या की उम्मीद की जा सकती है। तो आज मौद्रिक नीति की घोषणा है, बाजार भी इस पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, वो जुड़ गए, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। शुभमोय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो पर। सवाल पहला यही है कि नवरात्रि के इस पावन हफ्ते में क्या कोई गिफ्ट दे सकते हैं गवर्नर साहब? क्या एक रेट कट की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि फेड ने एक रेट कट किया है? क्या उसे नज़ीर मानते हुए भारतीय बैंक यानी कि आरबीआई एक रेट कट दे सकता है आज? अच्छा जी, आरबीआई के सामने काफी दुर्लभ प्रश्न है, और प्रश्न इसलिए है कि एक तरफ तो जैसे आपने कहा कि आरबीआई की फेड ने रेट कट किए हैं, तो इसलिए आरबीआई और बाकी सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज के बैंक्स के लिए ये मुश्किल हो जाता है उनका रेट हाई रखना, क्योंकि अगर अपना इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे तो एक सॉर्ट ऑफ जिससे कहते हैं ज्यादा अट्रैक्शन फॉर यूएस डॉलर्स ज्यादा बन जाता है, बजाय ये कि इंडियन डॉलर्स का, मतलब इट्स अ प्रॉब्लम। तो इसलिए एक तरफ तो वो रेट कट का एक संदेश बन जाता है। दूसरी तरफ ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे आप अभी इस वक्त डेटा भी आपको दिखा रहा था, काफी अच्छे पोजीशन में पहुंच गया है, और इंडियन कंज्यूमर्स जिस तरह से शेयर बाजारों में पैसे लगा रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी में अभी जो उछाल आया है, फील गुड फैक्टर्स, उस फील गुड फैक्टर्स को देखते हुए इस वक्त अगर रेट कट किया जाए तो शायद बाजारों में और ज्यादा पुश आ जा सकता है। लेकिन शायद अगर हम आरबीआई और सेबी दोनों के जो रुख हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को संभल के रखें, उनको इन चीजों में ना जाए जिसमें उनको रिस्क ज्यादा बन सकता है। तो कीपिंग द कॉस्ट ऑफ मनी स्लाइटली हाई शायद आरबीआई के लिए बेहतर है, खासकर जी
आप अगर ये देखेंगे कि अगर रेट ऑफ क्योंकि इन्फ्लेशन इस वक्त 4%, जिसके ऊपर आरबीआई ने काफी पैनी नजर रखे हुए हैं, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, वो उसका रुख नीचे की तरफ है। और नीचे की तरफ होने की वजह से सभी का ये आइडिया है कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। ये लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है। अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी भी इन्फ्लेशन रेट 4% जो आरबीआई मानती है, 4 के आसपास इर्द गिर्द नहीं, 4% ही होनी चाहिए, वहां पे अभी नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि 4 के पास 4 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आरबीआई एज ए वेरी गुड रेगुलेटर वो अपना काम को खत्म तब तक नहीं मानते हैं जब तक वो इन्फ्लेशन रेट को 4% तक नहीं लाते। खासकर फूड इन्फ्लेशन, जिसका रुख अभी भी थोड़ा नीचे की तरफ झुकते हुए भी अभी भी उसका अपर लेवल से ऊपर में है। और अगर हम देखें कि मॉनसून वगैरह की वजह से हम जो बेहतर स्ट्रीम्स हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि वो 4% के पास आएंगे। तो हो सकता है आरबीआई ये सोचे कि थोड़ा और इंतजार करके देख लेते हैं, अगले रेट ऑफ अगला मीटिंग यानी कि जो दिसंबर में जो मीटिंग है उसमें रेट कट्स हाँ का ऐलान हम करेंगे। जी। शुभमय, सबसे पहले ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि फिजिकल प्रूडेंस यानी वित्तीय अनुशासन एक दो धारी तलवार की तरह होता है हमेशा से, जो तमाम आरबीआई गवर्नर्स रहे हैं उस लिहाज से आपको ग्रोथ भी देखनी है, आपको इन्फ्लेशन का ध्यान भी रखना है। लेकिन अगर मानसून की हम बात करें तो ठीक ठाक मानसून रहा, इसके बाद और क्या कारक हो सकते हैं अगर ब्याज दरें नहीं घटाई जाती जो गवर्नर साहब के दिमाग में रहे होंगे? वही जो मैं कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सालों से जो गुड मैनेजमेंट का जो असर है वो दिख रहा है। जी। और इसकी वजह से इकोनॉमी में जो उछाल आया है, रिटेल कंज्यूमर्स, रिटेल स्पेंडिंग में अभी जो आप राइज अप देख रहे हैं, जी। ये चीजें आरबीआई चाहेंगे कि ये कंजम्पशन का दौरा अच्छा रहे, ये दौर चलते रहे, लेकिन साथ में एक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में लोग एक थोड़ा सा थोड़ा पैनी नजर रखें उन चीजों पर जिन पे उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा, ना कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरफ जाए। और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की तरफ तब जाने का लोगों को एक इंटरेस्ट बन जाता है जब मनी का कॉस्ट यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर कम हो जाए तो। और आप देखेंगे ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा तबके बिल्कुल। का रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में, एफएनओ मार्केट में आ चुके थे, जिस पर आरबीआई से भी दोनों ने ही चिंता जताए थे। तो ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है आरबीआई के लिए कि हम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इस वक्त अगर कम करते तो क्या इसका जो स्रोत है वो और बढ़ जाएगा। ये दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। फ्लोज जी। बढ़ेंगे और साथ ही साथ क्या क्रेडिट ऑफ टेक हो पाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब भी कभी ब्याज दरें कम होती हैं उसका असर या फिर उसका फ़ायदा आम कंज्यूमर तक पहुंचे, और क्रेडिट ऑफ टेक हो या ना हो ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है और ये हमेशा से एक चिंता का विषय रहता है आरबीआई के लिए। जी, आरबीआई के डेटा के अनुसार अभी जो हम देख रहे हैं क्रेडिट ऑफ टेक का जो रेट है उसमें बहुत अच्छी बात है कि उसमें एक्चुअली इजाफा हो रहा है। और क्रेडिट ऑफ टेक सिर्फ इस वक्त का रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे क्रेडिट ऑफ टेक ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट ऑफ टेक के लिए एक बहुत अच्छा माहौल जो तैयार हुआ है उसके लिए सरकार को श्रेय जाना चाहिए कि बहुत सारे नए ऐसे सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते खोल दिए हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं फ्रेंडली सर्कमस्टांस बनाए गए हैं। तो क्रेडिट इस कंपनीज वैसे ही लेने के लिए इंटरेस्ट रहेंगे और ले भी रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो शॉर्ट टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट में अभी जो मान लीजिए अगर 50 बेसिस पॉइंट का फर्क अगर आया नीचे, तो वो बहुत बड़ा फर्क नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज इस पर अपना पोजीशन ले चुके हैं। हम फिर से क्रेडिट ऑप्टेक में उन कंपनीज की तरफ देख रहे हैं जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं या कुछ हद तक स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए भी अभी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो सबवेंशन स्कीम्स हैं
जिसके तहत वो उनको ईजियर क्रेडिट रेट में रेट्स में इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो ऑलरेडी बेनिफिट दे रहे हैं। और जी साथ ही साथ में इकोनॉमी में जो डिमांड का जो माहौल है, वो काफी क्वार्टर्स वीक रहने के बाद अभी प्राइवेट कंजम्पशन आगे जीडीपी के डेटा के अनुसार आगे निकल रहा है, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो उसका अगर हम ट्रेंड्स देखें तो शायद इस वक्त एक कॉशन का नोट रहे। लेकिन एक चीज इसमें ये भी है जी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त वीकनेस का माहौल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो एक्सपेक्टेड था। और उसको अगर आरबीआई काउंटर करना चाहे तो जी रेट कट करने का एक 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 पॉइंट बन सकता है। बिल्कुल। और जी। क्या जो स्टैंड पिछली बार अकोमोडेटिव था वो न्यूट्रल में तब्दील होगा या नहीं, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल इकोनॉमी टुडे के इस खास फोकस में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और इकोनॉमी टुडे में आज हम चर्चा कर रहे हैं आरबीआई पॉलिसी को लेकर, जो कि थोड़ी देर में अनाउंस होने वाली है। शुभमोय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमोय, ये भी समझना चाहेंगे, पिछली बार जो स्टैंड था वो अकोमोडेटिव रखा था गवर्नर साहब ने। क्या इसके न्यूट्रल होने की उम्मीद आप समझते हैं इस बार की पॉलिसी में? जी अंचल जी, मुझे लगता है इस बारी आरबीआई के जो एंड कंसिडरिंग जब आरबीआई के जो नए एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स जो शामिल हुए हैं, जुड़ गए हैं विद द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, उनको साथ में लेकर उनका भी स्टांस रहा है कुछ हद तक। उनके अगर राइट अप्स अगर देखें कि अभी न्यूट्रल की तरफ जाना चाहिए, तो एकोमोडेटिव से इट शुड बी न्यूट्रल, यानी कि रेट्स न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, हमारे दर्शकों को समझने कि ये इसका मतलब है कि आरबीआई अपना पोजीशन ऐसा बना रहा है कि अगर इन्फ्लेशन में अगर उछाल आया तो आरबीआई इमीडिएटली रेट्स बढ़ाने की तरफ जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में अगर कमी आई तो आरबीआई इमीडिएटली रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि उनका पोजीशन रहेगा कि जैसे ही डेटा कोई भी सिग्नल देगा, उस डेटा के बेसिस पे आरबीआई अपना रुख इमीडिएटली बदल देगा। न्यूट्रल स्टैंस इज, यानी कि हम ना इधर झुक रहे हैं ना उधर झुक रहे हैं। अगर लोग कहेंगे कि इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो तब्दीली नहीं आई, तो क्या फर्क रहा? फर्क ये हो जाता है कि आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे आरबीआई के पास हथियार हैं जिससे वो बैंकों में लिक्विडिटी ज्यादा मुहैया करते हैं या कम करते हैं। जैसे सीआरआर रेट्स, जैसे बाकी सारे जो कॉल मनी रेट्स, बहुत सारी चीजें रहता है जिन पर आरबीआई काम करते हैं। वो उन सारे के चलते में भी उनसे भी बहुत बारी बैंक्स अपना रेट्स को बदलते हैं। तो न्यूट्रल रेट का मतलब ये है, न्यूट्रल पोजीशन का मतलब ये रहेगा कि आरबीआई उन सभी चीजों में भी जैसे ही कोई बदलाव का कोई चिन्ह दिखेगा तो आरबीआई अपना पोजीशन इमीडिएटली बदल सकता है। लिक्विडिटी में खासकर अपना पोजीशन बदल सकते हैं। और सीपीआई को लेकर किस तरह का प्रोजेक्शन हो सकता है? और फाइनेंशियल ईयर
2025 के लिए अगर हम जीडीपी ग्रोथ के प्रोजेक्शन की बात करें तो क्या उसमें बढ़त आप मानते हैं? क्योंकि जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं दे आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन एंड स्ट्रांग एज वेल। बिल्कुल। और आंचल अगर आप देखेंगे कि आरबीआई ने जो एक्सपेक्टेशन रखा था पिछले क्वार्टर में उससे रेट जीडीपी का रेट कम आया था, लेकिन आरबीआई का पोजीशन रहा है कि ये हमने जो 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखे, ग्रोथ रेट रखे हैं, वो ग्रोथ रेट बरकरार रहेगा। इसलिए मुझे लगता है आरबीआई का जो अब जैसे कहते हैं मोर पॉजिटिव जीडीपी का रेट का जो रेट उन्होंने घोषणा किया था एक्सपेक्टेशन फॉर 24-25 उस पर वो बिल्कुल बरकरार रखेंगे, यानी कि दे हैव अ अपसाइड फीलिंग कि जीडीपी का ग्रोथ जो है वो आगे, वो जो स्लाइट वीकनेस जो आया था उसको पार करते हुए जीडीपी का रेट ज्यादा बेहतर होगा इस क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर में। जी। और क्योंकि हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं जब हम पॉलिसी को लेकर चर्चा करते हैं कि साफ तौर पर पॉलिसी में अगर रेट्स को बढ़ाया जाता है तो ईएमआई बढ़ती है और कम किया जाता है तो ईएमआई कहीं ना कहीं कम हो जाती है। उस लिहाज से कई एनालिस्ट का मानना है कि दिसंबर में ये फैसला लिया जा सकता है क्योंकि साल खत्म होने पर है। क्या दिसंबर में इसकी गुंजाइश आप कितनी प्रबल मानते हैं? दिसंबर में बहुत ज्यादा संभावना है रेट्स कम होने का, और इसलिए भी क्योंकि उस वक्त वैसे भी अगले इस साल की जो बेनिफिट्स है उनका दौड़ कर जितना चलना था वो चल चुका होगा। अभी आगे चल के अगले साल के लिए क्या पोजीशन लेना चाहिए उसके लिए दिसंबर में आरबीआई डेफिनेटली अपना एक रुख कि कमिंग टू द न्यू ईयर क्या पोजीशन लेना चाहिए उस पर बात करेंगे। साथ में उस वक्त बजट में जो गवर्नमेंट के लेखा जोखा के जो डेटा है वो भी काफी हद तक सामने आ जाते हैं कि गवर्नमेंट के जो फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट की जो बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स में जो इस तरह के चौका एक थोड़ा सा प्रेशर रहा है, खासकर कुछ स्टेट्स आपने देखा होगा ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने जरूरत जितना उनके कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर चुके हैं, उन पर उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता चाहिए। तो उन सब चीजों को संभाल के किस तरह का इकोनॉमी का एक रूप बनता है उस पर आरबीआई दिसंबर महीने में जाकर काफी हद तक ये सारे फैक्टर्स बिल्कुल सारे फैक्टर्स रहेंगे दिमाग में। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमोय, आप इस शो पर आए, अपना कीमती वक्त डीडी न्यूज़ के साथ शेयर किया, इस मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरबीआई पॉलिसी कुछ ही देर में अनाउंस होगी तो खैर पता लग ही जाएगा कि दरों को बदला जाता है या फिर उन्हें अपरिवर्तित रखा जाता है। वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अहम खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि रोजगार की आपूर्ति और मांग को देखते हुए राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल, MY भारत प्लेटफॉर्म, ई-माइग्रेट, ई-श्रम पोर्टल और राज्य पोर्टल का एकीकरण होना चाहिए। रोजगार आंकड़ों संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी में एक खास मुकाम हासिल किया है। जर्मनी के हैम्बर्ग में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि G20 देशों में प्रति व्यक्ति सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने के बाद भी भारत की ओर से जलवायु लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 56 लाख से अधिक नामांकन के साथ अटल पेंशन योजना के तहत कुल सकल नामांकन 7 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। अपने 10वें वर्ष में योजना की ये एक बड़ी उपलब्धि है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में करीब 55% तक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस दौरान देश भर में कुल 855 ई वाणिज्यिक वाहन बिके। ये आंकड़ा सितंबर 2023 की तुलना में करीब 54% और अगस्त 2024 से करीब 27% ज्यादा है। Hyundai मोटर इंडिया का करीब 25,000 करोड़ रुपए का IPO संस्थागत निवेशकों के लिए 14 अक्टूबर को खुलेगा। खुदरा और अन्य निवेशक 15 से 17 अक्टूबर के बीच इशू खरीद सकते हैं। IPO का प्राइस बैंड 1,865 से 1,960 रुपए रखा जा सकता है। शेयर 22 अक्टूबर को सूचीबद्ध होगा। देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनियों में से एक रिलायंस रिटेल ने आधिकारिक तौर पर तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स क्षेत्र में कदम रख लिया है। शुरुआत में रिलायंस अपने 3,000 रिटेल स्टोर्स के नेटवर्क से किराने का सामान बेचना शुरू करेगी। हालांकि कंपनी की योजना भविष्य में वैल्यू फैशन और छोटे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्पीकर जैसी चीजों को भी शामिल करने की है।
भारत वर्ष 2040 तक 80 लाख से 1 करोड़ टन तक टिकाऊ विमानन ईंधन का उत्पादन करने की क्षमता हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 70 से 85 अरब डॉलर निवेश की जरूरत होगी। सलाहकार फर्म डेलॉयट इंडिया की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। घरेलू विमानन कंपनी स्पाइस जेट अगले महीने तक अपने बेड़े में 10 नए विमान जोड़ेगी। कंपनी के अनुसार पहला विमान 10 अक्टूबर को बेड़े में शामिल किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि इन 10 विमानों में 7 को लीज पर लिया जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में तटीय और नदी तट संरक्षण इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक स्वीकृत ऋण स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक संरक्षण इकोसिस्टम के संरक्षण को बढ़ाने में मदद करेगा।